फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो है यूएस हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे। हम उसको पढ़ रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं। यूएसए हिस्ट्री का वो जो हमारा जो टॉपिक है वो है पावर्स गिवन टू स्टेट्स। पावर्स गिवन टू स्टेट्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो इसमें पावर्स क्या दी गई स्टेट्स को कौन कौन सी पावर्स मिली वो आज हम डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन होता है, फेडरल सिस्टम आता है यूएसए में आफ्टर द ब्रिटेन, तो इंडिपेंडेंस लेते हैं। तो फिर वो जो पावर्स मिलती है वो कौन सी पावर्स थी स्टेट्स को दी गई, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं फ्रेंड्स। जो दोस्तों पहली पावर थी उसमें ये था कि दोस्तों आर्टिकल 1 और सेक्शन 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है और सेक्शन 9 है उसमें पावर्स थी। ठीक है, और वो पावर्स सिर्फ और सिर्फ जो थी स्टेट्स एक्सरसाइज कर सकती थी, ना कि कांग्रेस। मतलब लिस्ट थी पावर्स की, वो हम देखते हैं कौन कौन से मतलब इसके अलावा पावर्स दी। तो और भी इसके पास पावर्स थी। तो आर्टिकल 1 सेक्शन 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड पावर्स दी गई दैट could be exercised by states। मतलब उन्होंने लिस्ट कर दी कि ये पावर्स जो हैं वो स्टेट्स, मतलब 13 स्टेट्स थी ना उस वक्त, तो ये स्टेट्स एक्सरसाइज करेंगी, नॉट कांग्रेस, ना कि कांग्रेस भी नॉट द नेशनल गवर्नमेंट, सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी एक्सरसाइज। नेक्स्ट इसमें हम दोस्तों देखें तो वो ये था कि जो हमारे पास इसमें जो थी मतलब पावर्स हैं वो कौन सी थी वो देखते हैं। तो इसमें दोस्तों ये पावर थी कि राइट टू ट्रेड इन स्लेव्स, राइट ऑफ ट्रेड ऑफ स्लेव्स, और राइट टू रेज इनकम टैक्स। तो उनको दोस्तों पावर्स दी गई। एक पावर ये थी कि वो स्लेव्स की ट्रेड कर सकते थे। मतलब जो गुलाम थे उस वक्त गुलाम का दोस्तों था सीन, तो वो गुलाम जो ट्रेड होती थी उसकी तजारत होती थी। अफ्रीकन ब्लैक पीपल जो थे उनको गुलाम बनाया जाता था। ठीक है, और वो काम करते थे, लेबर मजदूरी करते थे, तो उनको राइट दिया कि आप स्लेव्स की ट्रेड कर सकते हैं। तो ये राइट दिया स्टेट्स को। दूसरा राइट जो था वो दूसरा ये था राइट टू रेज द इनकम टैक्स, कि अगर इनकम टैक्स बढ़ाना हो, रेज करना हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो स्टेट्स को ये पावर दी गई, अथॉरिटी दे दी गई। ठीक है, ये स्टेट्स को दी गई, ना कि कांग्रेस को, ना ही नेशनल गवर्नमेंट को दी गई। तो ये पावर थी दोस्तों स्टेट्स के पास। नेक्स्ट जो दूसरी दोस्तों पावर थी, इसको मैं लिस्ट करूँ, पहली पावर ये, दूसरी पावर जो थी वो आर्टिकल 4 में थी दोस्तों। आर्टिकल 4 में क्या था, उसमें दोस्तों पावर थी फुल फेथ और क्रेडिट की। फुल फेथ एंड क्रेडिट, ये दोस्तों इसको जो है प्रोवाइड किया गया। अब ये फुल फेथ और क्रेडिट क्या है, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा कोई भी लॉ जो कि गवर्नमेंट जो है कोई एक्शन और कोर्ट डिसीजन जो एक स्टेट में है, वही लॉ, वही गवर्नमेंट एक्शन और वही कोर्ट डिसीजन दूसरी स्टेट्स में भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ये नहीं है कि एक स्टेट में जो लॉ है वो दूसरे स्टेट में लॉ ना हो, या एक स्टेट की जो लॉ की मतलब जो वायलेशन की पनिशमेंट है वो ज़्यादा हो और दूसरी स्टेट में कम हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसका ये मतलब है कि तमाम की तमाम स्टेट्स में सेम लॉ होगा, एक ही लॉ होगा, एक ही कानून होगा, एक ही गवर्नमेंट एक्शन होगा। गवर्नमेंट जो एक्शन करेगी वो भी सेम होगा। सारी स्टेट्स की गवर्नमेंट का एक्शन मतलब उस लॉ, उस पनिशमेंट या उस सज़ा के खिलाफ सेम एक्शन होगा, और जो कोर्ट का डिसीजन होगा वो भी सेम होगा। सारी कोर्ट्स उसी को वही डिसीजन देगी। अगर आप एक मुल्क में चोरी करते हैं, एक स्टेट के अंदर, सॉरी यूएसए की स्टेट के अंदर, तो उसकी इतनी सज़ा है, फॉर एग्जांपल 2 साल है, तो वही 2 साल की पनिशमेंट दूसरी स्टेट में भी होगी। ये नहीं होगा 2 महीने की वहाँ पनिशमेंट हो, फॉर एग्जांपल। तो इसी तरह ये था दोस्तों फुल फेथ और क्रेडिट। इसमें यह था कि एनी लॉ या गवर्नमेंट एक्शन और डिसीजन ऑफ कोर्ट और कोर्ट डिसीजन, ठीक, इन वन स्टेट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन ऑल अदर स्टेट्स। तो एक जो स्टेट में दोस्तों है हमारे पास लॉ, कानून, या गवर्नमेंट एक्शन ले रही है या कोर्ट डिसीजन ले रहा है, तो वही बाकी स्टेट्स में भी होगा, सेम हो, इक्वालिटी होगी। ठीक है, तो इस तरह ये नो कोई भी इससे ये फ़ायदा था कि कोई भी लॉ से बच नहीं पाएगा, इवेड नहीं कर पाएगा। नो वुड वन
नो वन वुड बी एबल टू इवेड फ्रॉम द लॉ इन वन स्टेट बाय स्किपिंग इनटू एन अदर विद डिफरेंट लॉ। ये ना कि एक स्टेट का लॉ कोई और है, दूसरी स्टेट का लॉ कोई और है, एक स्टेट का कानून कोई और है, एक स्टेट का कोई और कानून है, तो फिर उसमें दोस्तों जब कानून उनमें डिफरेंट होगा तो इस तरह जो होगा क्रिमिनल वो बच सकता था क्राइम से। ठीक है, वो उसके पास पॉसिबल था कि वो दूसरी स्टेट में चला जाए और उस स्टेट की जो लॉ है उससे एडवांटेज ले ले और उससे पनिशमेंट से बच सके। तो ये था दोस्तों इशू, जो मतलब ये जो पावर थी वो दे दी गई स्टेट्स को। ठीक है, उसके अलावा इसकी एग्जांपल अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल जो वो था मैरिज लॉज, वहाँ पे उस वक्त जो था मैरिज लॉज, जो मतलब शादी के कानून थे वो क्या थे, डिफरेंट थे। दे वर वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, मतलब 13 स्टेट थी, मतलब हर स्टेट में डिफरेंट ही लॉज थे मैरिज के। तो इनको सॉर्ट आउट किया गया, टैकल किया गया कि सब में सेम ही लॉ होगा, डिफरेंट लॉज नहीं होंगे। ठीक है, दूसरी पावर हो गई। तीसरी जो पावर थी उसमें दोस्तों ये था, हम कह सकते हैं आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल 5 जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये पावर स्टेट्स को दी गई कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपने अमेंड करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए 3/4 जो है स्टेट्स का, उनका एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। अगर वो होंगी तो अमेंड होगी। तो ये जो अमेंडमेंट का जो पावर है या अमेंडमेंट की जो अथॉरिटी है वो किसके पास है, स्टेट्स के पास। ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं आर्टिकल 5 गिव द स्टेट्स अ रोल in deciding whether the constitution should be amended or not। ठीक है, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करनी है तो उसका पावर किसके पास है, स्टेट के पास है, वो रोल इसके पास जाता है। तो स्टेट्स डिसाइड करेंगे अमेंडमेंट करनी है नहीं करनी और कैसे करनी है। ठीक है, तो इसका ये था 3/4। ठीक है, 3/4 जिसको हम कहते हैं 3/4, मतलब स्टेट्स थी ना, अब तो 50 हैं, तो 50 में अगर 3/4 निकाले तो वो बनते 38 स्टेट्स। ठीक है, तो 38 स्टेट्स अगर आप एग्री करते हैं, अगर वो एग्रीमेंट उनका होता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, ठीक है, तो फिर जो 38-50 में से ना, तो फिर जाके वो कॉन्स्टिट्यूशन आपका अमेंड होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंड करना वो स्टेट्स के पास है, स्टेट्स अगर रेटिफाई करेंगी तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये पावर भी स्टेट्स को दी गई। तीसरी पावर कि जिसमें ये था कि आर्टिकल जो उसको था 5, उसमें ग्रांट किया गया कि पावर जो थी वो स्टेट के पास है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, कोई तब्दीली लानी है तो अमेंडमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा उसकी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट के लिए स्टेट्स का 3/4 जो होगा अगर वो सपोर्ट होगा, ठीक, अगर वो उस पर एग्रीमेंट होगा उनका, तो फिर जाके वो अमेंड हो जाएगा। ठीक, अदरवाइज नहीं होगा। तो मतलब 50 स्टेट्स उसको 3/4 देखें तो 38 बनता है। अगर 38 स्टेट्स मान जाए तो फिर आपका जो होगा वो अमेंडमेंट हो जाती है। तो क्योंकि इसका होना बहुत मुश्किल होता है, तो आज तक सिर्फ ये 27 ही अमेंडमेंट्स हुई हैं अभी तक। यूएसए की हिस्ट्री में 250 साल तकरीबन हो गए हैं उनको बने हुए। तो क्योंकि ये 3/4 था तो इस वजह से बहुत मुश्किल से होता है अमेंड। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, कहते भी हैं यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत रिजिड है, उसको अमेंड करना बड़ा मुश्किल है, तो उसको हम रिजिडिटी का भी देते होते हैं, टैग दे देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट दोस्तों इसकी लास्ट अगर बात करें पावर्स की, तो था 10th अमेंडमेंट। इससे तो ज़्यादा है जो पावर थी ना उसकी हमारे पास, जो हमने पहले से पढ़ी, इसमें आर्टिकल तो पहला था मतलब 1, उसमें जो पावर्स थी ट्रेड की वो बाद में ख़त्म भी कर दी गई, अबोलिश भी कर दिया गया उनको ना, रिमूव कर दिया गया, क्योंकि ट्रेड बाद में जो थी वो इलीगल हो गई और जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो ये पावर थी उनसे मतलब वो ले ली, ख़त्म कर दी, और उनकी जो लिमिटेशन थी वो रिमूव हो गई। ठीक है, तो वो स्लेव्स वाला जो था उस कॉन्सेप्ट वो ख़त्म हो गया बाद में। नेक्स्ट दोस्तों है हमारे पास 10th अमेंडमेंट। वो ये था कि 10th अमेंडमेंट में जो फेडरल जो गवर्नमेंट है उसको पावर्स दी गई स्टेट पावर्स की, मतलब कुछ पावर्स ऐसी थी जो स्टेट्स के पास थी और जो गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए थी, नेशनल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के पास, तो वो उसको ग्रांट की गई। तो पावर्स मिली, स्टेट पावर्स, ठीक है, किसको मिली, अब की जो है फेडरल गवर्नमेंट उसको मिली। 10th अमेंडमेंट जो हुई उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट को दी गई। और दोस्तों जो फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर्स होती हैं उनको हम कहते हैं रिजर्व्ड पावर्स, रिजर्व्ड पावर्स कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारे पास जो
फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा चेंज करिए, थोड़ा सा गलत हो गया। इसमें ये था कि जो पावर्स जो रिजर्व होती हैं वो किसके जो होती हैं, वो होती हैं स्टेट्स की। स्टेट्स की जो पावर्स थी उनको हम कहते हैं रिजर्व पावर, जो सिर्फ स्टेट के पास होती हैं, रिजर्व फेडरल की नहीं होती। तो स्टेट्स को पावर में बात करें ना, पावर्स गिवन टू स्टेट्स, तो उनको ही दी गई। तो उनकी जो पावर्स थी उनको हम कहते हैं रिजर्व पावर स्टेट्स की, ना कि फेडरल की। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो 10th अमेंडमेंट में पावर्स दी गई स्टेट्स की, और इसके अलावा यही था हमारे पास। इसको रिजर्व पावर्स कहते हैं जो स्टेट्स के पास होती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास आज का टॉपिक। हमने पढ़ा पावर्स गिवन टू स्टेट्स, हिस्ट्री में पढ़ा यूएस में क्या था, कौन सी पावर्स दी गई, किस तरह। तो उम्मीद करता हूँ सबको ये समझ आ गया होगा, आपके माइंड में बैठ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल द सुपीरियर अकेडमी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।